नमस्कार, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर इतिहास सब्जेक्ट की तरफ से देखा जाए तो आपके लिए ये सेशन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और विशेषकर मैं उन छात्रों से अनुरोध करूंगा जो छात्र कॉलेज लेवल में या स्कूल लेवल में इतिहास पढ़ रहे हैं, उन छात्रों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक्स है कोरिया युद्ध। देखिए, कोरिया युद्ध जब कहते हैं तो जाहिर सी बात है यह हमारा देश की समस्या नहीं है, यानी हमारे देश की इतिहास नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, विश्व स्तर में कहीं पर भी लड़ाई होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़ा जाए और उसका नकारात्मक प्रभाव विश्व के किसी भी देश पर ना पड़ता हो, ऐसा नहीं होता है। हालांकि उसका नकारात्मक प्रभाव कम या ज्यादा हर कंट्री पर पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मान लीजिए घर में यदि आप झगड़ा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव हर सदस्य पर पड़ता है। बस शर्त इतना है कि किसी पर कम पड़ता है तो किसी पर ज्यादा पड़ता है। तो देखिए, उसी तरह से कोरिया का भी कहानी है। जैसे कि आज वर्तमान में आप उसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। तो कोरिया युद्ध से पहले हम जरा साउथ कोरिया इतिहास की तरफ चलते हैं। कोरिया इतिहास स्टार्ट होता है आपका 918 ईस्वी से लेकर 1392 ईस्वी तक। जो आज आप कोरिया नाम से जानते हैं उसको हम गोर्यो के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे? गोर्यो के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन 1897 ईस्वी में इसे हम कोरिया के नाम से जानने लगे। 1897 ईस्वी में इसे हम कोरिया के नाम से जानने लगे। अब प्रश्न उठता है कि कोरिया के नाम से जब हम जानने लगे तो आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कैसे आ गया? यहां से भी प्रश्न एराइज होता है। आगे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, कहानी स्टार्ट होता है आपका 1900 से ईस्वी से पहले हमको जाना पड़ेगा 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में क्या होता है? 1894 में उन दिनों में जापान जो था अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था। जापानी सेना की जो कुर्ता है वो विश्व में विख्यात था। ऐसा माना जाता था कि इस कोरिया वार में लाखों सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। और हत्या के पीछे क्या था? एकमात्र विचार था। विचार क्या? एक विचार था साम्यवादी विचार और दूसरा विचार था आपका पूंजीवादी, यानी कम्युनलिज्म, और दूसरा था कैपिटलिज्म। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लोगों की हत्या होती है। तो घटना स्टार्ट होता है आपका 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में जापान जो है चीन के एक मंचूरिया, ठीक है, चीन का एक जगह था मंचूरिया, इस जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, यानी कैप्चर कर लेता है। अच्छा, मैप के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो देखिए, इसकी थोड़ी मैप में बताना चाहूंगा। ये अगर मान लीजिए जापान है, जापान का जो क्षेत्र है उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, भौगोलिक नजर से देखा जाए तो जापान का जो क्षेत्र है उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और एक और जी के यहां से प्रश्न निकलता है, यदि विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है किसी देश में, वो है जापान, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है,
मतलब कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो जापान में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये रहा आपका जापान, ठीक है। और यहां कुछ इस तरह का एक मैप दिख रहे हैं, देखेंगे आप, जिसका नाम है कोरिया, ठीक है। यह है कोरिया, और कोरिया के सीमा से लगा हुआ एक विशाल राष्ट्र है, उसका नाम है चीन, ठीक है। और यहां हमारा मुल्क, हमारा भारत देश, ठीक है, यह हमारा भारत देश, ठीक है, यह है हमारा भारत। आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, हालांकि चीन को ऐसे लगा सकते हैं, भारत के साथ इसका सीमा, यह अरुणाचल है, तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सब आ जाएंगे, इसके साथ चीन का सीमा लगा हुआ है। तो आपका 1894 ईस्वी में आपका ये क्या करता है, चीन की मंचूरिया एक जगह है जिसको वो क्या करता है, जापान ऑक्युपाई कर लेता है, यानी अपने अधिकार में ले लेता है। अब प्रश्न उठता है कि देखिए, जब जापान इसे ऑक्युपाई कर लेता है मंचूरिया पर, तो जाहिर सी बात है जब कोई सेना किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसकी हौसला जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है आपका रूस का 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में जब जापान किसके ऊपर अटैक करता है, रूस के ऊपर में, रूस के ऊपर में अटैक करता है 1904 ईस्वी में। यहां पर भी जापान को एक उपलब्धि मिल जाती है, मतलब रूस हार जाता है और जापान जीत जाता है, ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है इन सब सेक्टरों पर जब अटैक कर रहा है जापान, तो ये सब देश भले आज कमजोर है लेकिन कल इसका दुश्मन बनने वाले हैं, ये तो सिंपल फंडा है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है 1905 में, क्या प्रश्न उठता है, 1905 ईस्वी में एक इलिसा, ठीक है, 1905 ईस्वी जब हम इधर बंगाल का डिवाइड को लेकर टेंशन में थे, वहीं आपका जापान, चीन, रूस के बीच में एक जंग चल रहा था, यूलिसा, ठीक है। यूलिसा एक ट्रेटी था। इस ट्रेटी के तहत आपका 1905 ईस्वी में जापान मानता है कि कोरिया पर उसका अपना अधिकार है, अब उसे अपने संरक्षण में रखता है। यानी अपने संरक्षण करने का मतलब कोरिया पर कोई भी अटैक करता है तो डायरेक्ट ये समझेगा जापान कि उसके ऊपर ये अटैक है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके ऊपर जब अटैक की बात आएगा तो जाहिर सी बात है जापान विद्रोह करेगा। इलिसा ट्रेटी जो कि 1905 ईस्वी में होता है, इस ट्रेटी के तहत ये कोरिया पर अपना अधिकार जताता है और ये मानता है कि ये कोरिया जो है मेरी संरक्षण में है, इसे कोई आप क्षति मत पहुंचाइए। यदि आप इस पर क्षति पहुंचाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि डायरेक्ट मुझ पर हमला है। ये जापान का मानना था। किस ट्रेटी के तहत, ये इल्सा बोल सकते हैं, ठीक है, इल्सा ट्रेटी के तहत। जैसे कि मैं आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यदि कोई भयानक युद्ध लड़ा गया था वो था आपका कोरियन युद्ध, ठीक है। कोरियन युद्ध को फॉरगॉटन वार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फॉरगॉटन वार। फॉरगॉटन वार इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का दर्जा मिला, द्वितीय विश्व युद्ध का दर्जा जो प्राप्त हुआ घटना के नजरिए से देखा जाए, उस तरह से कोरिया युद्ध को वो दर्जा नहीं प्राप्त हुआ जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में के बारे में हम लोग जिस तरह से स्टडी करते हैं, जानते हैं, समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यह युद्ध जो था कोरिया के लिए अत्यंत भयानक था।
क्यों भयानक था? भले ही कोई देश भूल जाए इस घटना को, लेकिन कोरिया नहीं भूलेगा। कोरिया क्यों नहीं भूलेगा? देखिए, इसके पीछे घटना यह था कि कोरिया में लाखों लोगों की हत्या कर दिया गया था। ये एक विचारधारा के कारण। विचारधारा आपका वही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, सॉरी कम्युनलिज्म, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा और दूसरा विचारधारा था पूंजीवादी विचारधारा। इस विचारधारा में लाखों लोगों की हत्या कर दिया गया था। अकेले नॉर्थ कोरिया में, सॉरी नॉर्थ कोरिया नहीं, अभी कोरिया में ही बोलूंगा आपको, ठीक है। अकेले कोरिया में आपका 9 लाख सैनिक मारे गए थे। देखिए आंकड़ा पर ध्यान दीजिएगा, 9 लाख सैनिक मारे गए थे और 20 लाख आम जनता घायल हुई थी। वहीं आपका चीन की तरफ चलिए, चीन के 6 लाख सैनिक मारे गए थे। वहीं आपका भारत की तरफ से देखिए, भारत की तरफ से 6000 सैनिक यूएनओ के कहने पर पार्टिसिपेट किए थे इस युद्ध में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी आंकड़ा थी। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा, यहां से देखा जाए सिर्फ ये कोरिया युद्ध में इन सब देशों का नहीं बल्कि चीन, सॉरी यूएनओ का भी सैनिक शहीद होते हैं। वो आपका 36,000 यूएनओ का सैनिक क्या होते हैं? शहीद होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक आंकड़ा था, ठीक है। आई थिंक हमको लगता है, सॉरी मैं आपको यहां एक गलत बोला कि 36,000 आपका अमेरिका का था, ठीक है, और आपका 8,000 यूएनओ का था। 8,000 यूएनओ का और 36,000 आपका अमेरिका का। दूसरी तरफ इस वार में लगभग 15 कंट्री इंक्लूड हो चुके थे। यह लड़ाई कैसा लड़ाई था? एक वर्चस्व का लड़ाई था और कुछ नहीं था। एक वर्चस्व का लड़ाई था। कोरिया वार ही एक वर्चस्व का लड़ाई था। तो देखिए यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब मैं इससे थोड़ा आगे जाता हूं। देखिए ये कोरिया जो युद्ध था, एक वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों में ये या ऐसे कंट्री जो थे उन लोगों में सुपर पावर बनने की एक इच्छा को जन्म देती है। मतलब वर्ल्ड लेवल में वो अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि विश्व में सबसे शक्तिशाली कोई देश है तो हम हैं, बस। और क्या, इसी बीच में कोरिया जो है पिस जाता है। देखिए घटना स्टार्ट करता हूं आपको 1945 से, ठीक है। घटना स्टार्ट होता है आपका 1945 ईस्वी से। देखिए 1945 में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात दो कंट्री सामने आते हैं। दो कंट्री जो सामने आते हैं वर्ल्ड के सामने, जो कि पावरफुल थे, दो कंट्री का दो विचार, ठीक है। एक विचार ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहला विचार ये होता है कि कम्युनलिज्म यानी साम्यवादी विचारधारा, और दूसरा था कैपिटलिज्म। तो साम्यवादी जो विचारधारा था यूएसएसआर, यानी आप इसे रूस पकड़ के चलिए, माने रूस को उन दिनों में यूएसएसआर, हालांकि 1991 में रूस जो है 15 कंट्री में डिवाइड हो जाता है। वहीं अमेरिका, यूएसए अमेरिका, इसका विचारधारा था कैपिटलिज्म, और रूस का विचारधारा था कम्युनलिज्म। देखिए घटना क्या था, रूस कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करना चाहता था और कैपिटलिज्म
कम्युनलिज्म को पसंद नहीं करना चाहता था। अमेरिका के उन दिनों में जो राष्ट्रपति थे, ये विश्व में ये अपना एक विचार फैला चुके थे कि पूरी विश्व में अमेरिका कहीं किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म सरकार को बनने नहीं देगा। ठीक है, यदि कम्युनलिज्म सरकार बनती है तो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा और उस कंट्री का साथ देगा जो कंट्री कम्युनलिज्म सरकार का विरोध में उतरती है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए उन दिनों का जो अमेरिका का जो दो बॉस थे, बॉस का नाम था बी बोनेस्टेट। ठीक है, बी बोनेस्टेट। ठीक है, और दूसरा जो थे डैन रस्क थे। ठीक है, डैन रस्क, ये दो बॉस थे। इन लोगों ने टेबल पर बैठकर ही ये डिसाइड किया कि किस तरह से कैपिटलिज्म जो सरकार है उसको विश्व स्तर पर बढ़ाया जाए। और इन दोनों के बीच में बहुत बचसों की लड़ाई था। रूस नहीं चाहता था कि कैपिटलिज्म बने, और कैपिटलिज्म नहीं चाहता था कि रूस सरकार कम्युनलिज्म सरकार बने। जो कंट्री अमेरिका का सपोर्ट में होता था वो रूस का विरोध में होता था, जो रूस का सपोर्ट में होता था वो अमेरिका के विरोध में होता था। कहानी देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि जापान जो है आपका, जापान कोरिया को अपने संरक्षण में ले चुका होता है। ठीक है, 1905 ईस्वी में, और कहता है कि कोरिया पर अटैक करना जापान पर अटैक करने के बराबर है। इस हिसाब से जापान अपने आप को तीसरा एक रूप प्रदान कर रहा था शक्ति के नजरिए से, कि हमें भी मत भूलो कि मैं भी एक शक्तिशाली कंट्री हूं। ठीक है, अब हमें लाइटली ना लो। अच्छा, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात अब अमेरिका चाहता था कि कोरिया को अपने फेवर में रखे और ये रूस चाहता था अपने फेवर में रखे। तो ऊपर से आपका अमेरिका का अटैक होता है और नीचे से आपका किसका अटैक होता है, रूस का। अब देखिए इसमें घटना क्या होता है, अमेरिका जो है, हालांकि देखिए रूस और अमेरिका का मानना यह था कि जो कोरिया है वो 1950 ईस्वी तक हम लोग का अंडर में रहेगा। इसके बाद 1950 के पश्चात उसे एक फ्रीडम कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। तो जितने भी राजनेता थे कोरिया का वो तो सपोर्ट में आ गए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, 5 साल की बात है, क्योंकि 1945 में आपका देश आजाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात कोरिया भी उतना सशक्त नहीं बना हुआ था किसी भी क्षेत्र में देखा जाए। तो कोरिया भी इसको मान लेता है, कोरिया के जो लीडर थे वो मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1950 में तो हमको आजादी मिल रही है, पूरी तरह से हम आजाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वहां की जो आम जनता जो थी, वो आम जनता इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि हम 1950 के पश्चात हम क्या बनेंगे, एक फ्रीडम कंट्री बनेंगे। ये मानने से इनकार कर देती है। उन दिनों में साइनमान का एक आदेश था, ठीक है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका में ही रहकर वो पढ़ाई लिखाई किए थे। साइनमान उनका नाम था। तो साइनमान जो थे वो आपका साउथ कोरिया, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से कोरिया का जो 2 भाग में हो रहा है, अभी भी 2 भाग नहीं हुआ है अभी यहाँ पर, ठीक है। साइनमान जो थे तो नीचे वाला पार्ट यानी साउथ कोरिया, ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया अरे साउथ कोरिया, ठीक है, इसको मान के चलिए आप। अब घटना ये होता है कि इन दिनों में नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया जून महीना में आपका साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है,
ठीक है, अब ये समझिए यहां पर नॉर्थ कोरिया किसको प्रोटेक्ट करता है? साउथ कोरिया पर 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में अटैक करता है ये। कौन? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जब अटैक करता है तो जाहिर सी बात है साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया का संरक्षण किसका प्रदान था? आपका अमेरिका का। और नॉर्थ कोरिया का संरक्षण किसे प्रदान था? आपका रूस का। नॉर्थ कोरिया क्या करता है? ये पहुंच जाता है कहां? यूएनओ में। यूएनओ में एक मामला दर्ज कराता है किसके विरोध में? आपका नॉर्थ कोरिया के विरोध में। हालांकि यूएनओ सख्ती से यह ऑर्डर देता है नॉर्थ कोरिया को कि आप साउथ कोरिया से हट जाइए। यानी देखिए घटना यह था, नॉर्थ कोरिया पर, जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया पर रूस का अपना विचारधारा था। ये चाहता था कि पूरी कोरिया में हम कम्युनलिज्म सरकार बनाएंगे, और वहीं जो साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया पर है ना पूंजीवादी विचारधारा था, पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, विचारधारा, ये पूंजीवादी विचार जो धारा था इसका सपोर्ट कर रहा था कौन? अमेरिका। और साम्यवादी विचारधारा जो था, साम्यवादी विचारधारा, इसका सपोर्ट कर रहा था रूस। तो रूस चाहता था पूरा कोरिया पर साम्यवादी विचारधारा हो, और अमेरिका चाहता था पूरी कोरिया पर क्या हो? आपका कैपिटलिज्म का विचारधारा हो। इस हिसाब से ये जो 38 पैरेलल लाइन जो है, इस 38 पैरेलल लाइन को ही वो लोग, हालांकि 38 अभी वर्तमान में 38 पैरेलल लाइन को ही सीमा रेखा माना जाता है, इस 38 पैरेलल लाइन को ही वो लोग सीमा मानते थे, और ये अपने विचार में था। ठीक है, उनके अपने अपने विचार में था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इसको वो लोग नहीं मानते थे। ये चाहते थे कि हम पूरी तरह से अपना साम्राज्य को विस्तार करते जाएंगे पूरी कोरिया पर। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका इधर बढ़ता है तो रूस बढ़ने नहीं देता है, रूस इधर बढ़ता है तो इधर अमेरिका बढ़ने नहीं देता है। इसी बीच में क्या होता है, यूएनओ को भी इंटरफेयर करना पड़ता है। यूएनओ इंटरफेयर करता है, ठीक है, लेकिन पहले यूएनओ इंटरफेयर नहीं करता है। हालांकि यूएनओ को आने में थोड़ा समय लगता है, और यूएनओ भी हाल फिलहाल बना था। जैसे कि आप जानते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना होता है। यह दो कंट्री आपस में भिड़ चुके हैं। अब क्या किया जाए? यहां पर अर्जित एक मामला भी दर्ज हो गया है साउथ कोरिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया के विरोध में। इस बीच में क्या होता है, देखिए, जब यूएनओ ऑर्डर देता है कि आप हट जाइए, मानने को तैयार नहीं होता है कौन? रूस मानने को तैयार नहीं होता है। अब अमेरिका चिढ़ जाता है। अमेरिका जब चिढ़ जाता है, मतलब यानी अमेरिका को अत्यंत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अमेरिका को गुस्सा आता है। अब अमेरिका, जैसे कि आप जानते हैं, यूएनओ में जनरली 193 कंट्री है। अमेरिका को वीटो पावर भी प्राप्त है, और अमेरिका शक्तिशाली भी है। तकनीकी क्षेत्र में देखा जाए, पूंजी पैसे के नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका धनी भी है, उस हिसाब से मेंबरशिप में सबसे टॉप है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास में आपके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कोई बच्चा को आप अलग नजर से देखते हैं, उसको विशेष रूप से देखते हैं, तो उसी को क्या बनाते हैं? क्लास कैप्टन बना देते हैं। सेम वही कहानी है यहाँ पर भी। हालांकि सभी मेंबर हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा टॉप था, इसलिए मान लीजिए वो एक कैप्टन के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा था। ये क्या करता? अमेरिका पर्सनली यूएनओ पर दबाव डालता है कि आप एक्शन लीजिए। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन यूएनओ एक्शन नहीं ले रहा था। अब जब यूएनओ दबाव जब मिलता है, अब यूएनओ को दबाव मिलता है अमेरिका की तरफ से, अब अमेरिका यूएनओ को दबाव मिलता है जो अमेरिका की तरफ से, अब यूएनओ जवाब लेने के लिए बाध्य हो जाता है। अब यूएनओ कहता है नॉर्थ कोरिया को, ठीक है, इधर नॉर्थ कोरिया को किसको सपोर्ट मिल चुका है? नॉर्थ कोरिया को रूस का सपोर्ट तो था ही, रूस के साथ साथ इसका सपोर्ट मिल जाता है चाइना का भी। क्यों चाइना को मिल जाता है?
क्योंकि देखिए चाइना भी कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना और रूस दोनों इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों साथ मिल जाते हैं, किसका? नॉर्थ कोरिया का। ठीक है। अब इधर अमेरिका, अमेरिका भी कम नहीं, अमेरिका अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका को भी अपना विश्व में दिखाना था कि हम सुपर पावर हैं। समझ में? अब यूएनओ जब इंटरफेयर करता है, इस मामला को अमेरिका पर्सनली लेता है, और पर्सनली इतना लेता है उसे कि ऐसा माना जाता है, हालांकि यूएनओ का मतलब समझ रहे हैं कि यूएनओ का जाना मतलब विश्व के सभी देशों से सैनिक जाना। ठीक है। उसमें से भारत का भी सैनिक जाता है, 6000 भारत का सैनिक भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। इधर अमेरिका जो है इसे व्यक्तिगत मामला ले लेता है, क्योंकि साउथ कोरिया उसके विचारधारा पर विश्वास करते थे। इसके जो वहां पर जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो भी अमेरिका के विचारधारा से प्रभावित थे। इस हिसाब से अमेरिका जो है इसे व्यक्तिगत मामला में लेता है, और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका लगभग 50% आर्मी, जो जितने भी आर्मी गए थे, तो 50% आर्मी कौन देता है? आपका आर्मी देता है अमेरिका, 50%। ठीक है। वहीं 85% आपका नेवी देता है, नेवी आर्मी। 95 आपका फाइटर, जेट फाइटर देता है। ये सारा अमेरिका का आंकड़ा है। अब इसमें समझ सकते हैं कि देखिए कितनी बड़ी एक आंकड़ा थी। हालांकि यूएनओ जब देना चाहिए तो सभी यूएनओ की जब जा रही है सेना, तो सभी देशों के सैनिक तो जाते हैं, लेकिन सभी देशों का सैनिक जो होते हैं उनकी आंकड़ा और इनके आंकड़ा को ध्यान रखें। जितने भी सैनिक है उसमें से 50% जो सैनिक है किसका है? अमेरिका का है। 85% से नेवी सैनिक किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। 95 आपका जेट फाइटर देता है, पर्सन नहीं होगा यहाँ पर। जेट फाइटर कौन देता है? आपका अमेरिका देता है। और ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में अमेरिका आपका 6,35,000 टन बॉम्ब का उपयोग करता है। ठीक है। 6,35,000 टन माने बॉम्ब गिराता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आंकड़ा है, और विनाश के नजरिए से देखा जाए तो इसकी तो कल्पना तक नहीं किया जा सकता है ये कितना भयानक आंकड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए, इसमें ऐसे भी केमिकल का उपयोग किया जाता है जो कि अत्यंत खराब है। ठीक है। उस केमिकल का नाम था नापाल्म। ठीक है। नापाल्म एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील केमिकल है। इस वार में इसका भी उपयोग किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही था, नुकसान था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस लड़ाई से नॉर्थ कोरिया को क्या मिला? तो नॉर्थ कोरिया को देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये बात जरूर हुआ कि यूएनओ का इंटरफेयर से थोड़ा इस पर रोक लगाया गया, और कहीं ना कहीं जो बंदी थे, मतलब जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, उसे जो कि समाजवादी विचारधारा के, मान लीजिए ये समाजवादी विचारधारा के लोग इधर नॉर्थ कोरिया की तरफ जो थे वो इधर भी हुआ करते थे, साउथ कोरिया में भी थे। और जो साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म का विचारधारा ज्यादा था अमेरिका के सपोर्ट में, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया में भी लोग थे। तो दोनों बंदियों को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के पश्चात उनके ऊपर अपने अपने तरीके से दंड दिया गया था। पर ऐसा माना जाता है कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आपका यहां पर आप साउथ कोरिया में रहते थे, और साउथ कोरिया में के रहने वाले थे,
और उसे नॉर्थ कोरिया ने बंदी बना लिया था। ठीक है, एक समाज कैपिटलिज्म विचारधारा होने के कारण। तो लगभग 397 लोग थे, 397 लोग थे, उसमें से 12 अमेरिका के थे सैनिक। ठीक है, तो वो लोग आपका साउथ कोरिया में आने से इनकार कर देते हैं और साउथ कोरिया में ही, सॉरी, नॉर्थ कोरिया में ही रह जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका जो है अपना वर्चस्व के लड़ाई में और रूस की वर्चस्व की लड़ाई में कोरिया जो है दो डिवाइड होता है। अब ये था कि इसकी आखिर इस तरह से लड़ाई का मूल कारण क्या था। तो एक तो वर्चस्व की लड़ाई था, इसके पीछे कई कारण थे। देखिए, उन दिनों में अरब का राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था, मतलब जो अरब कंट्री था उन लोगों में भी कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ कर जाने के लिए हौसला एक जन्म ले रहा था। दूसरी तरफ यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग उठ रहा था जो कि इजराइल के नाम से था। आज भी देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में जो एक लड़ाई है, ये क्या है? एक विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, जब विचारधारा की जो लड़ाई होती है उसमें कौन सही है कौन गलत है, इसे कहना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्ष स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं गलत हूं वो सही है। तीसरा पॉइंट यह हो था कि ब्रिटेन और अमेरिका की छत्र छाया में फिलिस्तीन की ओर यहूदियों का प्रवचन हो रहा था। ठीक है, जो यहूदी थे वो फिलिस्तीन के तरफ आ रहे थे। किसकी छत्र छाया में? ब्रिटेन और अमेरिका के छत्र छाया में। तो जाहिर सी बात है, जो फिलिस्तीन की तरफ आ रहे थे इसकी संरक्षण का दायित्व तो किसका है? ब्रिटेन और अमेरिका को ही होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए आपका कोरिया जो वार जो है वो अपने आप में एक ऐसी एक विनाश दृश्य प्रकट करता है जो कि इतिहास के पन्ना में देखा जाए तो इसे काले अक्षरों में लिखा गया है। वहीं देखा जाए आपका अमेरिका का बमबारी जो होता है, उस बमबारी में लगभग आपका 5000 स्कूल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और 1000 हॉस्पिटल और आपका 6 लाख घर बर्बाद हो जाते हैं अमेरिका की बमबारी में। देखिए, 5 लाख स्कूल का बर्बाद हो जाना, 1000 हॉस्पिटल का बर्बाद हो जाना और 6 लाख घर बर्बाद हो जाना, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, इस बीच में आपका साउथ कोरिया के लोग का भी अत्यंत विनाश होता है। इसके विनाश के पीछे कारण यह था कि जब लड़ाई लड़ा गया था तो लड़ाई के समय में जो साउथ कोरिया अमेरिका के विचारधारा को सपोर्ट करता था, यानी कैपिटलिज्म विचारधारा को सपोर्ट करता था, तो अमेरिका के जब छत्र छाया में था ये, तो अमेरिका को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है। उन दिनों में भारत का जो रॉ है ये अमेरिका को बताया था कि नॉर्थ कोरिया आपके ऊपर में आक्रमण करने वाला है, माने साउथ कोरिया की तरफ, लेकिन अमेरिका इस पर विशेष ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अमेरिका का एक अपना खुफिया एजेंट है, CIA बोलते हैं उसको, उस पर विशेष ध्यान होता है। तो CIA का भी एक सैनिक जो होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, नॉर्थ कोरिया चीन के साथ और रूस के साथ मिलकर साउथ कोरिया पर अटैक करने वाला है। इस बीच में जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया को कुछ ऐसा अत्याधुनिक हथियार नहीं दिया गया था जिसके कारण जिससे वो नॉर्थ कोरिया का सामना कर सके। इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का बहुत नुकसान होता है, बहुत मानवतावाद की तौहीन होती है वहां पर। इस हिसाब से देखा जाए वहां पर एक जो मंजर दृश्य प्रकट होता है, इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो काले अक्षरों से लिखे हुए हैं, लाखों लोग शहीद हो गए,
अपने देश को बचाने में। यदि देखा जाए इसका लड़ाई का परिणाम क्या निकला, तो लड़ाई का कुछ परिणाम नहीं निकला। सिर्फ जो कोरिया था, कोरिया को दो भाग हो गया, एक भाग में नॉर्थ कोरिया, दूसरा भाग में साउथ कोरिया कहलाया। आज भी उन दिनों का जो कंडीशन था, आज भी कोरिया का कंडीशन कुछ उसी तरह है। बस फर्क यह है कि बिफोर 1945 ईस्वी में सिर्फ हम उसको कोरिया नाम से जानते थे, और आज में इसे हम दो भाग के नाम से जानते हैं, यानी एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। आज भी जो नॉर्थ कोरिया है आपका रूस का सपोर्ट करता है, चाइना का सपोर्ट करता है, किम जोंग, ठीक है। और जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका का सपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिका भी उन दिनों में जापान की अकड़ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। जैसे कि जानते हैं कि आप परमाणु बम जो गिराया था अमेरिका जापान पर, तो जाहिर सी बात है जापान की अवस्था पूरी तरह से पस्त कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 अगस्त को लिटिल बॉय एक बम गिराया था, परमाणु बम, 6 अगस्त में नागासाकी और हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को पुनः गिरा देता है फैटमैन, जिससे जापान की जो ताकत थी विश्व में अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की, जो इसके प्रबल इच्छा थी, कहीं ना कहीं जापान की इच्छाओं को समाप्त करता है अमेरिका। और आज भी देखिए जापान शक्तिशाली देश नहीं है। मानो उस समय की जो सजा है उसको मिला, ये बचसों की लड़ाई में जापान आज तक भोग रहा है उसका। और नॉर्थ कोरिया जो है, जो उस समय में 1945 में जो उसके साथ जो हुआ उसका परिणाम आज भी भोग रहा है। आप नॉर्थ कोरिया का जो शासक है किम जोंग, वो आज भी अपने देश के लोगों को अपने देश छोड़कर कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। यानी वो जिस तरह से अपने बाल को काटता है, वो किस तरह से उस तरह से कोई भी अपने बाल को नहीं काट सकता है। दूसरी तरफ अपने देश से कहीं दूसरे देश में आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी आपको रूस जाना पड़ सकता है तो आप जा सकते हैं, वो भी उसका सख्त कानून है। मतलब उसकी विचारधारा जहां है, जिस देश में है वहीं पर आप जा सकते हैं। वहां आप जींस पैंट नहीं पहन सकते हैं, ऐसा उसका नियम है। आप कोई एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज जो होता है, सॉरी एंटरटेनमेंट कोई सीरियल होता है नहीं देख सकते हैं। आपका देसी 4-5 न्यूज है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के शासक का तारीफ करता रहता है, आप उसी को देखेंगे। कोई प्राइवेट मीडिया नहीं है, ना ही रखने का अनुमति है। इंटरनेट का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। कोई इस तरह से उसकी यहाँ देखा जाए तो एक अभी भी उसकी अवस्था नॉर्थ कोरिया का सही नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए जो साउथ कोरिया है, ये अमेरिका के सपोर्ट में था, तो अमेरिका के सपोर्ट में होने कारण अमेरिका का संरक्षण प्राप्त हुआ इसे, जिसके कारण अमेरिका के संरक्षण प्राप्त होने कारण आज साउथ कोरिया जो है तकनीकी क्षेत्र में देखा जाए तो साउथ कोरिया अपने आप को अत्यंत विकसित कर चुका है और अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से सुधार चुका है। आज भी तकनीकी क्षेत्र के नजरिए से देखा जाए तो देश के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि तकनीकी क्षेत्र के नजरिए से देखा जाए तो साउथ कोरिया का साथ व्यापार करते हैं, जिसके साथ उसका आर्थिक अवस्था है नॉर्थ कोरिया की तुलना में बहुत बेटर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं इस कोरिया वार को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।